नाज़रीन कराम, ये बात है 1914 की, जब जापान का एक छोटा सा बच्चा अपने गांव में खेल रहा था। तभी उसने 4 पहियों पर चलती हुई एक मशीन को देखा। ये फोर्ड का मॉडल टी था, जिसको देखकर ये बच्चा बहुत ज्यादा हैरान हुआ। यही वो दिन था जिस दिन उस बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट से लगाव हुआ था। इस लड़के का नाम नाज़रीन कराम था शिचिरो होंडा। और किसको उस वक्त पता था कि इस बच्चे का नाम हमें आने वाले दौर में हर छोटी बड़ी गाड़ी पर देखने को मिलेगा। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शिचिरो होंडा कौन था और उसने कैसे इतनी बड़ी फैक्ट्री इनकाद किया। तो इस बात को समझने के लिए आप मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। नाज़रीन कराम, 1906 में जापान के एक गांव माउंटो फौजी के करीब एक बच्चे की पैदाइश हुई, जिसका नाम शिचिरो होंडा रखा गया। उनके वालिद लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयरिंग का काम भी किया करते थे। होंडा के 5 बहन भाई पहले किसी न किसी बीमारी की वजह से इंतकाल कर चुके थे, लिहाजा होंडा के वालिदैन को उनके इस बच्चे से बहुत ज्यादा उम्मीदें और लगाव भी था। लेकिन होंडा को भी पढ़ाई में कोई लगाव नहीं था, बल्कि अपने वालिद के साथ काम करने में और मैकेनिकल पार्ट्स को सही करने में उसे बहुत ज्यादा लगाव और दिलचस्पी थी। जब होंडा 16 साल का हुआ तो उसने न्यूज़पेपर में एक जॉब का इश्तिहार देखा। आत्सुकाई ऑटोमोबाइल कंपनी को अपनी वर्कशॉप पर एक तकनीशियन की जरूरत थी। होंडा ने कंपनी में जॉब की अप्लाई के लिए जॉब को एक लेटर लिखा और खुशकिस्मती यह थी कि जॉब की तरफ से भी पॉजिटिव रिप्लाई आ गया था। यही वो टाइम था जब होंडा अपने घर और सब कुछ को छोड़कर कमाई की आस लेकर टोक्यो के लिए रवाना हो गया था। होंडा का ख्वाब तो वहां टूटा जब होंडा आत्सुकाई पहुंचा, तो वहां पर आत्सुकाई के मालिक ने उसे साफ सुथराई के काम और बेबी सिटिंग के कामों में लगा दिया था। होंडा बेचारा यहाँ पर करता तो क्या करता, एक तरफ तो अपने वो माँ बाप और घर बार को छोड़कर निकला था रोजी की तलाश में, और यहाँ पर उसे बेकार के कामों में लगा दिया था। अब वो वापस घर जाने में भी शर्म महसूस कर रहा था, क्योंकि वो अपने वालिदैन को फेस करने की हिम्मत नहीं बना पा रहा। यही वजह थी कि अगले कई महीनों तक वो वहीं पर इस तरह के बेकार कामों में ही लगा रहा था। कुछ महीनों के बाद ही आत्सुकाई के वर्कर्स ने उनसे मैकेनिकल काम भी लेना शुरू कर दिए थे। क्योंकि होंडा को शुरू से ही इन कामों में बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए वो हर चीज को बड़ी जल्दी से पिक और समझ जाता था। चंद दिनों में ही वो हर किस्म की गाड़ी और इनके पार्ट्स के बारे में समझ चुका था। इस दौरान ही आत्सुकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार भी, जिसमें पहली गाड़ी आर्ट डिमालर्स थी और दूसरी कल्टस। दोनों कार्स को यूज्ड इंजन्स को इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिन्होंने जापानीज मोटर कार्स चैंपियनशिप 1924 में पहली पोजीशन भी हासिल की थी। होंडा अभी तक एक अच्छा मैकेनिक था, लेकिन इस रेस में वो ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पर बैठा था। यही वो टाइम था जब होंडा ने इस मोटर रेस को अपना रिलीजन बना लिया था। अगले कई सालों तक होंडा आत्सुकाई में ही अपना काम करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाता रहा। 1928 में 1928 में उसके मालिक ने अपनी एक और शॉप खोलने का फैसला किया। यह ब्रांच हमामांशु शहर में बनना थी, जिसको चलाने के लिए मालिक ने होंडा को सारी जिम्मेदारियां देकर वहां पर भेज दिया था। तो एक वर्कर से शुरू किया था और सिर्फ 2 सालों के टाइम में 30 वर्कर्स तक ले गया था। वो अब एक ब्रिलियंट मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। उसने अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट कार भी डिजाइन की थी। ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और ये रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा था। यह काम करने से आत्सुकाई के मालिक के दिल में होंडा के लिए और भी कदर बढ़ गई थी। होंडा अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को अभी यह मंजूर नहीं था। 1936 में होंडा का रेसिंग के दौरान एक हौलनाक हादसा हो गया था। इस हादसे में उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका लेफ्ट बाजू फ्रैक्चर हो गया और शोल्डर डिसलोकेट हो गया था।
और इसके साथ साथ चेहरे पर भी कई जख्म आ चुके थे। होंडा को अपनी जिंदगी यहीं पर खत्म होते नजर आ रही थी। ना तो वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही वो किसी किस्म की रेसिंग में हिस्सा ले सकता था। कई महीनों के बाद जब वो दोबारा से ठीक हुआ तो उसने आर्ट चुकाई के मालिक से ये रिक्वेस्ट की कि अब वो ये मैकेनिक का काम और नहीं कर सकता, बल्कि उसने एक आइडिया पेश किया कि क्यों ना वो स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक अलग कंपनी का इनेकाद करे। आर्ट चुकाई के स्टेक होल्डर्स ने होंडा के इस मशवरे को फौरन रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था और कोई नहीं चाहता था कि किसी भी तीसरे रिस्क में वो पड़े। इसी में होंडा ने ये डिसाइड किया कि पार्ट मैन्युफैक्चरर्स की कंपनी वो खुद ही रन करेगा, वो खुद ही बनाएगा। 1936 में चिचारो होंडा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी का इनेकाद कर दिया और अपने दोस्त चिचारो काइतो को उस कंपनी का प्रेसिडेंट भी बना दिया था। कंपनी तो वो खोल चुके थे, लेकिन उसको चलाने के लिए होंडा के पास किसी किस्म की भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो दिन भर सारा दिन वो आर्ट चुकाई के लिए काम करता था और रात टाइम वो अपनी कंपनी के लिए नए पिस्टन इंजन बनाने की कोशिश करता था। अगले कई महीनों तक वो इसी पैटर्न पर चलता रहा, लेकिन उसे किसी किस्म की कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। उल्टा वो लगातार शिफ्टें लगा लगा कर कमजोर भी पड़ चुका था। एक के बाद एक नाकामी उसका रास्ता जैसे रोकती खड़ी थी। तभी उसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लिया। अब उसने आर्ट चुकाई से काम छोड़ दिया और फुल टाइम अपना पिस्टन बनाने में ही लगा रहा, मगर उसे अभी तक ये मालूम ही नहीं था कि उसके बनाए गए पिस्टन में अभी भी कई ज्यादा फॉल्ट मौजूद है। उसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन डिजाइन पेश किए तो टोयोटा ने 50 में से 47 डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया। यह खबर होंडा पर बिजली बन के गिरी थी, क्योंकि होंडा के पास अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अलग अलग कंपनीज में गया, वहां के इंजीनियर से मिला। अगले उसने कई साल मार्केट को समझने में ही लगा और इसके बाद होंडा ने एक बार फिर से पिस्टन बनाया और ये पिस्टन इस बार हर कंपनी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर चुका था और इस बार होंडा को धड़ाधड़ ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। एक बार फिर होंडा को अपने सारे ख्वाब पूरे होते हुए नजर आ रहे थे। ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए होंडा की कंपनी ने 2000 वर्कर्स को भी हायर कर लिया था। होंडा की ये खुशी सिर्फ चंद महीनों की मेहमान थी, ये किसको मालूम था। 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 1 में कूद गया था और मिनिस्ट्री ने कई कंपनीज को अपने अंडर में ले लिया, जिसमें से एक कंपनी चिचारो होंडा की भी थी। होंडा को डाउनग्रेड करके उसी की कंपनी का सीनियर मैनेजर डायरेक्टर बना दिया गया था और चीजें तो तब बिगड़ गई जब कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया गया था। अगले 3 साल बहुत ज्यादा मुश्किल में घुस गए और 1944 में 1944 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें चिचारो होंडा की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। जब एयर रेड हुई तो इसके दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री पर भी आ लगा था। पूरे मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे और जापान अपनी जंग हारता हुआ नजर आ रहा था। और फिर 1945 में जापान पर 2 न्यूक्लियर अटैक हुए जिसने जापान की सिरे से ही कमर तोड़ दी थी। इस वाकये के बाद जापान ने अमेरिका के सामने सिलेंडर कर लिया था। जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त होंडा अपना सब कुछ ही खो चुका था। उसने अपने बचे चुके सारे जो एसेट थे वो टोयोटा को 4,50,000 यान में बेच दिए और एक बार फिर से जॉबलेस होकर वो बैठ गया था। ये हालत सिर्फ और सिर्फ होंडा के साथ नहीं थी, बल्कि पूरा जापान इस क्राइसिस से गुजर रहा था। इकोनॉमी मेल्ट हो रही थी, खाना पानी की बहुत ज्यादा किल्लत भी थी और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि जापान में पेट्रोल भी नायाब हो चुका था। इसी दौरान होंडा को एक जापान की आर्मी का यूज्ड इंजन मिला जिससे वो वायरलेस चलाया करते थे। अपनी आदत से मजबूर उसको एक आइडिया आया। उसने सोचा क्यों ना इस इंजन को साइकिल में लगाकर अपने ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। इससे ट्रांसपोर्ट आसान भी हो जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त लोग महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। और जब उन्होंने यही इंजन साइकिल में लगे हुए देखा तो वो इस आइडिया को बहुत पसंद करने लगे थे।
चंद यूज इंजन तो होंडा को मिल गए थे, लेकिन अब लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि अब होंडा ने अपने खुद का इंजन तैयार कर लिया था। यह हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया था। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मास लेवल पर इतने ज्यादा साइकिल बना सके, लिहाजा उसने 18,000 दुकानदारों के तरफ एक ओपन लेटर लिखा। लोगों को होंडा पर इतना ज्यादा यकीन था कि 3,000 दुकानदारों ने होंडा को पॉजिटिव रिप्लाई दिया और पैसे भी जमा करवा दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट की सारी रिक्वायरमेंट्स के एन मुताबिक ये सुपर कब के नाम से लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी थी। ये मॉडल इतना ज्यादा मशहूर हुआ कि अमेरिका की अपनी बाइक्स उनको भी इसने पीछे छोड़ दिया था। क्योंकि होंडा को रेसिंग का भी बहुत ज्यादा शौक था, तो अब उसने रेसिंग बाइक बनाने का भी सोच लिया। वो मुख्तलिफ रेसों में जाता और वहां पे जीतने वाली बाइक्स के मुख्तलिफ फीचर्स को नोट डाउन करता जाता। उस दौर में ऐसे रेस के फंक्शंस रेस से बढ़कर मैन्युफैक्चर कंपनीज के लिए मार्केटिंग का काम किया करते थे। चंद सालों के बाद होंडा ने अपनी एक रेसिंग बाइक बना ली, जिसने 1962 के इंटरनेशनल रेसिंग में पहली पोजीशन हासिल की थी, और यही रेस थी जिसने होंडा का नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था। 60s में होंडा कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुके थे। 62 साल की जिंदगी में सचारो होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ था, वो जो बचपन से लिए बैठा था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरर्स की तरफ भी जाना चाहता था। कई लोगों ने इनको ये काम करने से मना भी किया, लेकिन सचारो होंडा कैसे मानता, जबकि पहले कभी उसने किसी की सुनी थी। वो किसी के मना करने से भी नहीं रुका था। उस वक्त ऑलरेडी टोयोटा और निसान जैसी कंपनीज जापान में अपना बिजनेस चमकाए बैठी, और उस वक्त मार्केट में अपनी नई जगह बनाना इंतहाई मुश्किल था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक T360 लॉन्च की, जो बिल्कुल ही फ्लॉप और फेल हो गई थी। उसके बाद एक स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की, जिसके सिर्फ और सिर्फ 1300 यूनिट्स ही बिक सके थे। कई सालों की मेहनत और कई डिजाइन फेल होने के बाद 1972 में होंडा ने अपनी एक नई गाड़ी लॉन्च की, जिसका नाम था होंडा सिविक, और ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल्स पूरी दुनिया में आज तक अपना नाम बनाए हुए। 1980s में होंडा मोटर्स जापान की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चर्ड कंपनी थी, और सिर्फ 10 सालों में ही ये दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बन गई थी। आज हमें होंडा का नाम कार इंजन्स, मोटर इंजन्स, बोट्स, हवाई जहाज और मुख्तलिफ पावर टूल्स पर देखने को मिलता है। सचारो होंडा ने होंडा सिविक के लॉन्च होने के 1 साल बाद, यानी कि 1973 में ही रिजाइन ले लिया था, और 5 अगस्त 1991 में उनकी जिंदगी का यह सफर पूरी तरह से ही खत्म हो गया था। नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरी ऐसी न्यू वीडियोस हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।